हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत अर्जुन अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ्रूटफुल होगा। ग्लूकोज का संरचना जो अक्सर ही आपके एग्ज़ाम में प्रायः पूछा जाता है। एक आध साल गैप देके हर साल रिपीट होता है, तो इस बार भी इसका आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आज आपको हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ाएंगे जो कि एक बायोमॉलिक्यूल है। यह जब भी बायोमॉलिक्यूल पोर्शन से कोई क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन अक्सर प्रायः चला आता है। तो ग्लूकोज की संरचना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कंपाउंड की संरचना बताइए। ग्लूकोज का संरचना, ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो उपस्थित की प्रूफ करिए कि इसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी कंपाउंड है, यानी इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको प्रूफ करिए। ये पूछता आपसे पूछता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, प्रूव करिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये बताइए कि ग्लूकोज में आपका एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपसे पूछता है कि यह सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। CHO ग्रुप। आपसे ये भी पूछता है प्रूफ करिए। तो एक कई क्वेश्चन ग्लूकोज के रूप में एक पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के रूप में, जिसमें आपको ग्लूकोज की संरचना पूछता है। उसमें पूछता है आप ये प्रूफ करिए कि इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और आपसे पूछता है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है। आप ग्लूकोज के बारे में पूछता है कि इसमें प्रूफ करिए कि इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो तो आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज की संरचना देख लेते हैं। ग्लूकोज जो होता है हमारा CHO C 2 2 4 5 CHO, इधर H हो जाएगा, AH OH, इधर फिर OH, इधर H, फिर इधर H, इधर OH और यहाँ CH2OH। तो ग्लूकोज जो होता है हमारा वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। इसका फार्मूला देखें तो C6H12O6। तो इसमें हमारा कार्बन जितने 6 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होता है। और इसमें आप देखेंगे अगर तो इसमें जो टॉप पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमसे यही पूछता है कि प्रूफ करिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है। और अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OHO ग्रुप देखें तो 1 2 3 4 5 है। तो ये पूछता है कि ये प्रूफ करिए कि इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है या ये पॉलीहाइड्रॉक्सी कंपाउंड है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का। तो इसी फॉर्म में ग्लूकोज को लिखाया था। पहले CHO टॉप पे होता है, उसके पहले कार्बन के, इसके दाहिने साइड में आप देखेंगे तो पहले OH होगा और लेफ्ट में H होगा। इसके नीचे वाला अपोजिट साइड में होगा, इधर H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा। फिर उसके नीचे वाला फिर इसके अपोजिट है, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। फिर लास्ट वाला आपका हो जाएगा, लास्ट वाला भी यहाँ पे H होता है, इस साइड में होता है OH। और नीचे CH2 हो जाता है, CH2OH। तो ये आपका ग्लूकोज का संरचना हो गया। अब आगे देखते हैं ग्लूकोज कि इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उपस्थित हैं। कैसे उपस्थित है वो आपको रिएक्शन के माध्यम से बताया जाएगा। ये हमारा हो गया CHO CHOH, ये 4 हो गया। और यहाँ CH2OH हो गया। ये हमारा ग्लूकोज हो गया। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहला अगर हेडिंग के रूप में लिख दें, ग्लूकोज के OH ग्रुप की उपस्थिति का पता लगाना। OH ग्रुप तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड से।
एसिटल क्लोराइड से जब ग्लूकोज का हम रिएक्शन कराते हैं CH3COCl, ये हमारा एसिटल क्लोराइड है। जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटल क्लोराइड से कराते हैं तो इसमें जो एसिटल ग्रुप है ये इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करता है। तो इसमें 5 इसका जो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। इसका रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा CHO आ जाएगा, COCH3। एक ये बन जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस होगा और अगले में CHO, यहाँ 2 हो जाएगा COCH3। तो इसका जो नंबर है 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो इसमें OH ग्रुप है इसको रिप्लेस करके उनमें CH3CO ग्रुप यानी एसाइल ग्रुप को ऐड किया जा रहा है। तो इसका जो नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटल क्लोराइड से कराते हैं, ये हो गया एसिटल क्लोराइड। एसिटल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ग्लूकोज पेंटाऑक्साइड एसीटेट बनता है। पेंटा एसीटेट जो होता है ये हाइड्रॉक्सिल, जो इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है उसी को रिप्लेस करके इसमें एसीटेट ग्रुप जो हमारा CH3CO है ये इसमें ऐड हो रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि इसमें जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो 5 नंबर में, इनकी संख्या 5 होती है, जिससे कि प्रोडक्ट में पेंटा एसीटेट बन रहा है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल कंपाउंड है, मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 5 नंबर में प्रेजेंट है, या ये एक पॉलीहाइड्रॉक्सी कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा OH ग्रुप की उपस्थिति का पता चलता है। ये पहला हो गया। और दूसरा अगर इसमें देखें तो इसमें होगा कि कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति का पता लगाना। सेकेंड अगर देखें इसमें तो सेकेंड में हम कहेंगे कि इसमें हमारा कार्बोनिल CO ग्रुप प्रेजेंट है। CO ग्रुप की उपस्थिति का पता लगाना, कैसे हम पता लगाएंगे इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमारा जो कंपाउंड होता है LDHC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा ग्रुप हो गया। यहाँ होगा CHOH4 CH2OH। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्लूकोज। इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो ग्लूकोज हमारा इस फॉर्म में हो जाएगा। जब ग्लूकोज का रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से HCN से जब रिएक्शन इसमें कराएंगे तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH, यहाँ हो जाएगा CnOH CHOH का 4, उसके बाद CH2OH। इसका जो नाम हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप है यह इस पे एक हमारा साइनाइड ग्रुप जो अटैक करता है। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ अगर ये ऑक्सीजन है, इस इलेक्ट्रोमोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा कार्बन पे। तो ये साइनाइड ग्रुप जो इसे माइनस चार्ज होता है इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और हमारा H जो होता है वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज उसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो ग्लूकोज है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनिल कंपाउंड CO है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि इस कार्बोनिल ग्लूकोज में हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है, जिसकी वजह से यहाँ साइनोहाइड्रीन ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो ये हमारा दूसरा हो गया, इसमें ग्लूकोज में हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन के माध्यम से आप बता देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा।
तीसरा इसमें पूछता है कि ये बताइए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप उपस्थित है। तो तीसरा आपसे पूछेगा CHO, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के लिए तो इसमें हम क्या कराते हैं, इसका रिएक्शन CHOH फुल CH2OH, इसका हम रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ या टॉलरेंट रीजेंट के साथ दोनों से कराएंगे। तो क्या करता है, वो दोनों इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और वो अपने रिड्यूस होते हैं। ऐसे यूँ कह लें अगर हम कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग विलियन और टॉलरेंट रीजेंट अभिकर्मक होगा हिंदी में, को रिड्यूस कर देता है। जब हम किसी ग्लूकोज के जली विलयन में फेलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंट रीजेंट ऐड करते हैं तो हमारा ये जो टॉलरेंट रीजेंट होता है, ये ग्लूकोज जो होता है टॉलरेंट रीजेंट को या फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो हम यहाँ पे अगर हम फेलिंग सोल्यूशन लेते हैं तो देखो CuO, ये हमारा हो गया टॉलरेंट रीजेंट। जब टॉलरेंट रीजेंट को हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारा ये रिड्यूस हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज और इसको रिड्यूस करता है। तो ये बन जाता है COH 4 CH2OH। और यहाँ पे जो हमारा ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड वो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है Cu2O में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे देखेंगे तो +1 हो, तो ये यार इसका रिडक्शन हो जा रहा है। हमारे जो कॉपर है, कार्बन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो फेलिंग सोल्यूशन, जो ग्लूकोज होता है फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि इस जो ग्लूकोज होता है इसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और यही रिएक्शन अगर आप चाहे तो उसके साथ दे सकते हैं। अगर यहाँ पे आप टॉलरेंट रीजेंट ले सकते हैं। टॉलरेंट रीजेंट Ag2O होता है, Ag2O होता है। तो इसको जो कि रिड्यूस करके Ag बना देता है। अगर यहाँ पे देखें तो 2 नंबर में लेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 नंबर में लेंगे Ag2 नहीं, ये सही है, ये 2 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे इसका अवक्षेप मिल जाता है। तो ये भी हमारा एसिड बनाता है और ये रिड्यूस हो जाता है और इसका नाम देखेंगे ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। तो अगर आपको बताना हो कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो आप बताएंगे कि जब हम इसका रिएक्शन फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट रीजेंट साथ कराते हैं तो हमारा टॉलरेंट रीजेंट और फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूस हो जाता है, माने अब इसका आप चयन हो जाता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम ये जान लिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें एक पॉलीहाइड्रॉक्सी कंपाउंड, इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इतना प्रूफ हो गया आपका। अब आगे आपसे पूछता है ग्लूकोज के रासायनिक कुछ टेस्ट पूछता है। ग्लूकोज के रासायनिक अभिक्रिया बोले या ग्लूकोज का टेस्ट बोल दें, हम लैब में कैसे टेस्ट करते हैं कि ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के टेस्ट के लिए पहला हम देख ले, हम वही फिर से बताएंगे कि हमारा जो टॉलरेंट रीजेंट होता है, अगर हम देखें इसमें CHOH 4 CH2OH,
तो वही आप फिर से बता देंगे, जब हम इसका रिएक्शन टॉलरेंस रीजेंट के साथ कराते हैं, सॉरी ये हो गया आपका वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ जब कराते हैं तो यह फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है और स्वयं अपने आप को ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि यह एक एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि जब भी एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे ऑक्सीडाइज होकर वह एसिड में कन्वर्ट होता है। जब भी एसिड का आप रिडक्शन कराएंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड में फिर अल्कोहल बनता है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि एसिड बन जाएगा CHOH CH2OH और ये आपका बन जाएगा Cu2O। तो यहाँ से ये हमारा पहला टेस्ट हो गया कि ग्लूकोज को जब फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूस होता है। इससे प्रूफ होता है ग्लूकोज ये जो दिया गया कंपाउंड है ये ग्लूकोज है। ये पहला हो गया टेस्ट। दूसरा ग्लूकोज का एक बहुत ही फेमस टेस्ट है मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट में हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, एक परखनली लेंगे, ग्लूकोज का जली विलयन लेंगे, उसमें लगभग 2 मिलीग्राम के आसपास अल्फा नेफ्थाल लेते हैं। अल्फा नेफ्थाल लेते उसमें ऐड करते हैं, अल्फा नेफ्थाल ये है अल्फा नेफ्थाल। फिर उसमें कुछ ड्राप करके परखनली के साइड से कॉन्क H2SO4 लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक परखनली है, हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपका ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन ले लेंगे, एक्वा सोल्यूशन कुछ लिए, एक्वा सोल्यूशन लेके उसमें फिर अल्फा नेफ्थाल ऐड करेंगे, अल्फा नेफ्थाल ऐड करेंगे। मान लीजिए हमारा ये हो गया ग्लूकोज का सोल्यूशन। जब इसमें अल्फा नेफ्थाल ऐड कर देंगे उसके बाद परखनली के साइड से हम इसमें कॉन्क H2SO4 को ऐड करते हैं, साइड से थोड़ा ऐड करते हैं। तो जब जाएगा आपका ये कॉन्क H2SO4 तो बीच में जहाँ पे हमारा ये एक्वा सोल्यूशन होगा और अल्फा नेफ्थाल बीच में एक बैगनी वायलेट कलर का ऐसे रिंग बनाएगा, ऐसे रिंग, ये वायलेट कलर होगा, बैगनी कलर होगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो ये ग्लूकोज का मॉलिस टेस्ट है। मॉलिस टेस्ट में हम ग्लूकोज के को सोल्यूशन को लेते हैं, उसमें अल्फा नेफ्थाल को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जब उसमें कॉन्क H2SO4 को साइड से ऐड करते हैं परखनली के, तो उसमें एक वायलेट कलर का रिंग बनता है, जिससे प्रूफ होता है कि यह ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज का मॉलिस टेस्ट हो गया। ठीक, तो दोनों द्रव के बीच में रिंग बनता है। यहाँ से ग्लूकोज का परीक्षण हो गया। तो ग्लूकोज का हमने आपको 2 परीक्षण बताया, एक हो गया आपका मॉलिस टेस्ट हो गया, एक हो गया आपका वही टॉलरेंस रीजेंट के साथ करा दीजिए या तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ से आपका ग्लूकोज का पार्ट कंप्लीट होता है। आपके जब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है अक्सर यही पूछा जाता है। आगे आपसे पूछा जाता है फ्रैक्टोज का टेस्ट बताइए। इसमें आपका क्वेश्चन में पूछा गया फ्रैक्टोज का टेस्ट। तो फ्रैक्टोज का टेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए पहला टेस्ट है पाइनाफ परीक्षण। पाइनाफ परीक्षण, ठीक है। फ्रैक्टोज ग्लूकोज को ग्लूकोज आपसे पूछा जाता है फ्रैक्टोज का टेस्ट। तो इसमें पाइनाफ टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं हम फ्रैक्टोज का जली विलयन ले लेंगे, फ्रैक्टोज के जली विलयन लेंगे, जली विलयन अमोनियम मालिब्डेनेट अमोनियम मालिब्डेनेट को ऐड करते इसमें है, ठीक है। अमोनियम मालिब्डेनेट के साथ कुछ बूंद एसिटिक अम्ल का, इस कुछ बूंद ड्रॉप के रूप में लेंगे, कुछ ड्रॉप्स लेंगे, कुछ ड्रॉप एसिटिक अम्ल का ऐड करके जब इसको गर्म करते हीट करते हैं तो विलयन का रंग जो होता है वह नीला रंग हो जाता है।
जो बिलियन कलर था नीला रंग होता है, तो इससे यह प्रूफ होता है इसमें फ्रक्टोज उपस्थित है। तो ये फ्रक्टोज का टेस्ट है, इसे पाइनऑफ टेस्ट बोलते हैं। इसे पाइनऑफ नामक साइंटिस्ट ने दिया था, उन्हीं के नाम पे पाइनऑफ टेस्ट बोलते हैं। इसमें करते हैं क्या, फ्रक्टोज का हम जली बिलियन लेंगे, जली बिलियन में अमोनियम मॉलिब्डेनम को ऐड करते हैं, उसके साथ कुछ बूंदें ड्रॉप्स के रूप में एसिटिकम लेते हैं, CH3CHO को लेते हैं। जब ऐड करते हैं तो और ऐड करके इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो हमारा नीले कलर का सोल्यूशन बन जाता है, बिलियन बनता है, जिसे ब्लू कलर का पीयर होता है, ब्लू कलर, जिससे प्रूफ होता है कि मतलब इसमें फ्रक्टोज उपस्थित है। यही है पाइनऑफ टेस्ट आपका है। ठीक, तो ये पाइनऑफ टेस्ट हो गया। एक और इसके लिए फ्रक्टोज के लिए टेस्ट आता है, सेल्विनाफ परीक्षण। ठीक है, एक क्या है, सेल्विनाफ परीक्षण होता है। इसमें क्या करते हैं हम, फ्रक्टोज का जली बिलियन इसमें भी लेते हैं, फ्रक्टोज के जली बिलियन में हम क्या करते हैं, तनु HCl में डाइल्यूट HCl में हम क्या करते हैं, रिसोर्चिनॉल का ऐड करते हैं, रिसोर्चिनॉल। एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है रिसोर्चिनॉल, इसको हम डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व करके फ्रक्टोज में जब ऐड करते हैं तो हमारा एक PPT देता है। PPT मतलब अवक्षेप हो गया हमारा, प्रेसिपिटेट, रेड कलर का देता है, रेड कलर का। जब हम फ्रक्टोज की जली बिलियन में डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व रिसोर्चिनॉल का सोल्यूशन लेके ऐड करते हैं तो हमारा रेड कलर का PPT बनता है। ठीक है, रेड कलर का जो PPT बनता है, इसको अगर हम इस PPT को अल्कोहल में, जो रेड कलर का PPT है, इसको अल्कोहल में डिजॉल्व करते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाता है। अगर ये अल्कोहल में डिजॉल्व, ये जो PPT हमारा बन रहा है रेड कलर का, और अल्कोहल में अगर ये डिजॉल्व करने पर डिजॉल्व जा रहा है तो इस परीक्षण को हम सेल्विनाफ टेस्ट करते हैं, क्योंकि सेल्विनाफ ने इसे दिया था। तो जब हमें फ्रक्टोज का टेस्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, किसी परखनली टेस्ट ट्यूब में पहले आप थोड़ा सा फ्रक्टोज का जली लेंगे, उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे जली बिलियन में, फिर एक दूसरे परखनली में डाइल्यूट HCl लेके उसमें रिसर्चिनॉल क्रिस्टल के रूप में होता है, 2-4 क्रिस्टल लेके उसको ऐड करके थोड़ा सा सेक करेंगे तो हमारा डिजॉल्व हो जाएगा। फिर इसको, इस बिलियन को लेके हम फ्रक्टोज की जली बिलियन जब ऐड करेंगे तो हमारा वो तुरंत रेड कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा, और जैसे प्रेसिपिटेट देगा उस प्रेसिपिटेट को फिर हम फिल्ट्रेट करके छान के उस अल्कोहल में जब उसको हम डिजॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो अल्कोहल से वो क्या होता है, अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। PPT जो होता है वो सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है, जिससे कि इसे सेल्विनाफ टेस्ट कहते हैं। ये फ्रक्टोज का टेस्ट है, फ्रक्टोज का। यहाँ से प्रूफ होता है कि दिए गए सोल्यूशन में हमारा फ्रक्टोज उपस्थित है। तो यह आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन आज, फ्रक्टोज का टेस्ट। इसके पहले हमने ग्लूकोज का टेस्ट आपको बताया, और एक और क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाता है, आज ही बता दे रहे हैं आप लोगों को, प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछा जाता है, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, यह भी अक्सर एग्जाम में आपके कई बार बायोमॉलिक्यूल के पार्ट से आया क्वेश्चन है, प्रोटीन के बारे में बताइए। जैसे पहला इसमें पूछता है प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत अगर हम देखना चाहें तो प्रोटीन हमें दूध से मिलता है, प्रोटीन दाल से मिलता है, जो कि ये सब नॉनवेज आपके वेज भोजन हो गए उसमें मिलता है। और नॉनवेज में अगर देखेंगे तो हमारे पास मांस हो गया,
मीट से मिलता है और सबसे हाई अमाउंट में मछली से मिलता है। तो ये क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं। दूध हो गया, दाल हो गया और मांस हो गया, मछली हो गया, अब अंडे से भी अच्छे अमाउंट में आपको प्रोटीन मिलता है। तो अंडा भी इसका एक अच्छा सोर्स है। तो प्रोटीन जब सोर्स पूछेगा तो आप दूध, दाल, मांस, मछली और अंडे को बताएंगे। इत्यादि इन सब चीज़ों से प्रोटीन बहुत ही हाई प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है, जो कि हम भोजन के रूप में से यूज करते हैं। और दूसरा, जब प्रोटीन के बारे में पूछता है कि इसमें एलिमेंट बताइए, तत्व कौन कौन प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आप प्रोटीन में देखेंगे आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ये तो जरूर, ये तो अनिवार्य सभी जगह पाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन पाया जाता, ऑक्सीजन पाया जाता, सल्फर। तो जब आपसे प्रोटीन पूछेगा तो आप ऐसे पहले स्रोत बताएंगे, फिर उस तत्व के बारे में बताएंगे। तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर इत्यादि तत्व मतलब यही पाए जाते हैं पूर्ण रूप से। ये आपका तत्व हो गया। अब आगे हम प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देखें तो उसके महत्व के बारे में, इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा नंबर इसका इम्पोर्टेंट देखें, महत्व। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कहते हैं कि भोजन में हमारे प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, नहीं तो शरीर कमजोर आता। तो यह भोजन में एक अनिवार्य भोज्य पदार्थ है, ठीक है। यह हमारे शरीर में अगर देखें, इसमें पहला तो वृद्धि के लिए, पहला क्या है, वृद्धि के लिए आपके बहुत ही उपयोगी होता है प्रोटीन। तो छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि यह वृद्धि में सहयोग करता है। तो पहला ही वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा अगर देखें तो इसी में देख लें वृद्धि कैसे हो, ये ऊतक का फॉर्मेशन करता है। ऊतक का टिश्यू जो होता है हमारा है, टिश्यू के फॉर्मेशन में, यह टिश्यू का जब फॉर्मेशन होगा तभी तो वृद्धि होगी। तो प्रोटीन का उपयोग जो होता है वृद्धि टिश्यू के फॉर्मेशन में, उसका उपयोग होता है, वो बहुत ही उपयोगी होता है हमारे भोज्य पदार्थों में। पहला हो गया। दूसरा हो गया, अगर देखें तो रीजनरेशन, मतलब क्षति, जब किसी तरह का क्षति हो जाता है हमारे बॉडी में, इंजरी होती है, तो उसको चोट को पूर्ति के लिए भी आवश्यक होता है। इसे रीजनरेशन बोलते हैं। जब चोट लग जाती है तो चोट, हमारे जो चोट लगता है उसकी पूर्ति, उसके ठीक होने के लिए प्रोटीन की बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा जो चोट है वो ठीक हो जाए। तो इसमें रीजनरेशन के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और तीसरा अगर देखें तो ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में। तो पहले जो हमारे बॉडी में आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे बायोलॉजी में थोड़ा बहुत, तो आपको आइडिया होगा। पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें एनर्जी के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है। जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट था वो पहले एनर्जी देता है। उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है तो हमारे अंदर जो वसा होता है, फैट होता है, जो फैट होता है, उसके बाद तो बॉडी हमारी जो फैट उपस्थित होती है उससे एनर्जी लेती है, फैट को ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करके उससे फिर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है। जब हमारे बॉडी का कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, फैट खत्म हो जाता है, वसा खत्म हो जाता है, तो उसके बाद तब प्रोटीन का नंबर आता है। तब हमारे शरीर में जो प्रोटीन उपस्थित होती है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके ब्रेकडाउन से, यानी इसका अपघटन होता है, जिससे हमें फिर एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी के रूप में भी प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन का तभी आएगा जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, वसा खत्म हो जाता है, तब प्रोटीन का नंबर आता है। तब प्रोटीन एनर्जी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, बॉडी के लिए होता है। 3 हो गया। चौथा यहीं देख ले, अगर जो ब्लड का पीएच होता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। कितना 7 होता है, लगभग 7 के आसपास, 7.4 होता है।
तो इसके मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रोटीन जो होता है जब ब्रेक होकर अमीनो अम्ल बनता है तो अमीनो अम्ल जाके हमारे बॉडी रुधिर में ब्लड में सर्कुलेट होती है, जिससे उसके पीएच को मेंटेन करती है। लगभग 7.4 होता है, जिसको वो मेंटेन करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। ये 4 हो गया। अब आगे और देखें, जो प्रोटीन होता है जब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जब इसे खाते हैं हमारे बॉडी में जाती है तो हमारे बॉडी में इसके पाचन के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कई एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन को हमारे कन्वर्ट किसमें करते हैं। प्रोटीन से पेप्टोन बनता है, पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड, पेप्टोन्स। यह प्रोटीन एक हाईली मतलब बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। एमिनो अम्ल जो आपका होता है एमिनो एसिड, एक एमिनो अम्ल इसका यूनिट होता है प्रोटीन का। ये कई हजार एमिनो अम्ल मिलके हमारे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब प्रोटीन हमारे बॉडी में जाती है तो इसका पहले डाइजेशन होता है, हमारे स्टमक में डाइजेशन होता है। तो इसके लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन कई एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी में इसका पाचन करते हैं। तो स्टमक हमारे जब जाता है तो एंजाइम इस प्रोटीन पे कार्य करके इसको पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और भी छोटे छोटे पॉलीमर में ब्रेक डाउन करते हैं और लास्ट में यह एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड में टूट जाता है। फिर यह अमीनो एसिड हमारे ब्लड में आता है, हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होता है, स्टमक से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आता है, हमारे ब्लड में आता है। फिर ये ब्लड में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होके शरीर के जिस पार्ट में, जिस जगह पे इसकी आवश्यकता होती है प्रोटीन के फार्मेशन की, तो वह उस पार्ट में जाके हमारे प्रोटीन का फार्मेशन करता है। तो ये अमीनो अम्ल जो होता है यही इसका यूनिट होता है प्रोटीन का। प्रोटीन एक बहुत ही हाईली मतलब पॉलीमर होगा, इसको कहले पॉलीमरिक कंपाउंड है। कई एमिनो एसिड मिलकर तब प्रोटीन निर्माण करते हैं। फिर प्रोटीन जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक होकर वो अपने यूनिट मतलब एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होकर शरीर के जिस पार्ट में जहाँ प्रोटीन की कमी होती है, जहाँ इसके फार्मेशन आवश्यकता होती है, उस हिसाब से वह वहाँ जाके प्रोटीन का फार्मेशन करता है। तो ये हो गया प्रोटीन की क्रिया। जैसे अगर देखें हम तो ब्लड में सर्कुलेट होके है प्रोटीन जो है हमारे सेल में जाके नई कोशिकाओं का, ऊतक का आदि का निर्माण करती है। क्या करती है? कोशिकाओं का, कोशिकाएं, ऊतक, और जहाँ चोट लगती है, जैसे चोट लग गई, इन सब चीज़ों के निर्माण में प्रोटीन आवश्यकता है। ब्लड के थ्रू इम्यूनो एसिड सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होके जहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है उस हिसाब से निर्माण करता है। तो प्रोटीन हमारे भोजन में बहुत ही अनिवार्य यौगिक है, मान चलिए है, क्योंकि बिना प्रोटीन के हम हमारे स्वस्थ नहीं रह सकते। जो तमाम तरह के उसके उपयोग हैं वो हम आपको बताए इस तरह से। और प्रोटीन से क्या होता है, शरीर हमारा सुडौल होता है, मजबूत होता है, दिखने में अच्छा लगता है। बिना प्रोटीन के अभाव में बच्चों में जो बीमारियां होती हैं बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर। अब देखेंगे जो बच्चे होते हैं कुछ बच्चे बहुत दुबले पतले, बहुत विचित्र ढंग से दिखते हैं, तो उनमें यही क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है, जिससे प्रोटीन की कमी से होती है। तो ये आपका प्रोटीन का उपयोग हो गया। तो आज हमने आपको ग्लूकोज के बारे में बताया, फ्रक्टोज के टेस्ट के बारे में बताया और प्रोटीन के बारे में बताया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वॉच करें। देखने के लिए हमारे वीडियो धन्यवाद।